नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, ये देखा गया कि कोरोना के बाद लोगों को सांस संबंधित परेशानियां बहुत देखी गई। अगर इसे इंग्लिश में कहा जाए तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं, जिसमें ये होता है अगर आप थोड़ा चलते हैं आपको सांस फूलने लगती है, परेशानी आती है। तो आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस के बारे में, क्या ये होता है, ये परेशानी कैसे होती है। क्योंकि कोरोना के बाद बहुत से लोगों का देखा गया कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। जब चेस्ट में गए तो उनके टिश्यू वो थे वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गए, थिक हो गए, और बताया जा रहा है बहुत सारी परेशानियां ऐसे निकल कर आती हैं, थकावट महसूस की जाती है, घबराहट महसूस करते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कि जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस है वो क्या है, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, डायग्नोज करने का तरीका क्या है, और रिस्क फैक्टर्स में कौन लोग आते हैं। कहा जाता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ डस्ट पॉल्यूशन बहुत होता है। हम लोग एनसीआर में रहते हैं दर्शकों, और यहाँ पर देखा जाता है PM 2.5 हमेशा बढ़ा रहता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे यहाँ का खराब ही रहता है। तो हम लोग भी रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए और सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ सीनियर चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अर्जुन खन्ना जी हैं। स्वागत है सर। डॉक्टर अर्जुन खन्ना आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जानिए क्या होती है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, कोरोना होने के बाद लोगों में क्यों हो रहा है लंग फाइब्रोसिस, कैसे पहचाने आपको लंग फाइब्रोसिस की परेशानी हो रही है, स्मोकिंग करने वाले लोगों को लंग फाइब्रोसिस का क्या खतरा ज्यादा है, इनिशियल स्टेज पर कैसे पहचाने लंग फाइब्रोसिस को, किस प्रकार से लंग फाइब्रोसिस को डायग्नोस करें, लंग फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट किस प्रकार होता है, अपने लंग्स को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें। कोरोना से रिकवर होने के बाद लोगों को कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। संक्रमण को मात देने के बाद भी थकावट, बालों का झड़ना, कमजोरी और हार्ट की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीजों को कोरोना से रिकवर होने के महीनों बाद भी सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये लंग्स फाइब्रोसिस की बीमारी हो सकती है। ये खतरनाक रोग है, कई लोगों की जान भी इसमें चली गई है, जिसमें फेफड़े खराब हो जाते हैं। कोविड से संक्रमित हुए लोगों में फाइब्रोसिस के मामले ज्यादा देखे जा रहे हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। अगर आपको जाननी है ये सारी बातें तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि डॉक्टर अर्जुन खन्ना आपको इन सारी बातों पर प्रकाश डालेंगे और समझाएंगे कि आप किस प्रकार से इस बीमारी से बच सकते हैं और क्या क्या परेशानियां लोगों में देखी जा रही हैं कोरोना आने के बाद। क्योंकि कई बार ये देखा गया लोग कोरोना से ठीक हो गए, उसके बाद ही परेशानी देखी गई, लोगों की सैचुरेशन डाउन हुई, परेशानियां हुई और इसकी वजह से डेथ भी काफ़ी लोगों की हो गई। इसीलिए इस मुद्दे को आज हमने उठाया और डॉक्टर साहब आपके सारे सवालों के आज जवाब देंगे। सर, देखा जाए दिल्ली में कोरोना फिर से थोड़ा बहुत बढ़ने लगा है, लेकिन अब चिंता की विषय नहीं है क्योंकि वैक्सीनेट लोग हो चुके हैं। लेकिन कोरोना होने के बाद बहुत से लोगों में ये देखा गया था कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस बहुत देखी जा रही है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं आप उनको बताइए आखिर ये है क्या। सुनील, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं शुरुआत के लिए कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला। लास्ट 1 महीने से लगभग कोविड के केसेस बढ़े हैं। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर पेशेंट्स माइल्ड हैं। इसको वेव तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एक डेफिनेट इंक्रीज तो कुछ दिन से डेफिनेटली हुआ है। तो हमें सारी अपनी जो प्रिकॉशंस हैं, जो कोविड रिलेटेड अच्छा बिहेवियर जिसके बारे में हम बोलते थे, मास्क लगा के रखना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, हैंड वॉश करना, ये सब लोग भूलते जा रहे हैं। सो सबसे पहले ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम वापस इस बिहेवियर को अपनाएं और इसको भूलें नहीं। इसको अगर हम भूलेंगे ना तो फिर एक और वेव को हम न्योता देंगे। पल्मोनरी फाइब्रोसिस की अगर हम बात करें, फाइब्रोसिस एक पैथोलॉजिकल टर्म है। पैथोलॉजिकल टर्म का मतलब है कि हम क्लिनिकली, यानी कि पेशेंट को देख के नहीं बोल सकते कि भाई आपको फाइब्रोसिस है कि नहीं लंग्स में। फाइब्रोसिस एक टर्म होती है जिससे हमें पता चलता है कि लंग का हिस्सा, लंग का नॉर्मल काम क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। अगर कुछ ऐसा हिस्सा जो किसी भी कारणवश काम करना बंद कर दे, चाहे वो इन्फेक्शन के बाद हो, चाहे कोविड के बाद हो, चाहे पोल्यूशन की वजह से हो, और वो हिस्सा काम करना बंद कर दे, उस एरिया को हम फाइब्रोटिक एरिया कहते हैं। और इस बीमारी को पहले हम कोविड से पहले एक बीमारी जिसको हम नाम देते थे ILD या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, हम इसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस की बात करते थे। कोविड के बाद हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स के CT स्कैन ऐसे हो गए जो ILD के पेशेंट्स के होते थे, जिसमें हमें फाइब्रोसिस दिखता था।
लेकिन सुनील, फाइब्रोसिस जो टर्म है ये एक इरिवर्सिबल टर्म है, यानी कि अगर किसी को फाइब्रोसिस एक बार हो गया तो फाइब्रोसिस चीज ठीक नहीं होती। लेकिन कोविड के साथ हम लोगों ने क्या देखा कि सीटी स्कैन में जो चीज हमें फाइब्रोसिस जैसी दिख रही थी, कुछ महीने तक जाते जाते वो लगभग 90 to 80% या 100% ज्यादातर पेशेंट्स में चली जाती है। सो पोस्ट कोविड ये जो फाइब्रोसिस टर्म यूज की जा रही थी, ज्यादातर अथॉरिटीज अब इसके अगेंस्ट हैं और अब कहते हैं कि हमें ये टर्म यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फाइब्रोसिस का मतलब होता है एक बार फाइब्रोसिस अगर आ गया तो वो वापस नहीं जाएगा। लेकिन जो पोस्ट कोविड चेंजेस हो रहे हैं, हाँ, वो देखने में ज्यादातर हमें शुरुआत में ऐसा लगता है कि जैसे फाइब्रोसिस हो गया है, ILD या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की तरह है, लेकिन 99% पेशेंट्स में वो रिवर्ट करके लंग नॉर्मल हो जा रहा है। बिल्कुल, अगर सर लंग्स की बात हम लोग करें तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर निकलते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आप हम सब लोगों को अच्छे से पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप एक सीनियर चेस्ट फिजिशियन हैं और जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपने कोरोना काल में बहुत से लोगों को ठीक किया, और जब सेकंड वेव थी, बहुत बड़ी विपत्ति थी, फर्स्ट वेव की बात है, चाहे अभी की बात करें, कोविड के बहुत से पेशेंट को आपने देखा, आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो कोरोना से ठीक हो गए, रिकवर हो गए, उसके बाद लोगों में किस तरह की परेशानी देखी गई? क्या ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस की परेशानियां देखी गई? क्या उसके बाद लोग ऐसा हुआ कि कुछ लोग अगर सही समय पर उपचार नहीं ले पाए तो बीमार पड़ गए? जो लोग कोरोना से उभरे हैं, उनको सांस संबंधित परेशानी हो रही है और डॉक्टर के पास अभी नहीं गए हैं, तो क्या उनको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है सुनील। हमें कोविड के बारे में समझना है कि कोरोना सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं है, कोरोना आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है। कोरोना का जो वायरस है ये आपके ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, यानी खून की जो धमनियां हैं, और ब्लड वेसल्स बॉडी के हर हिस्से में है, चाहे लंग्स है, चाहे हार्ट है, चाहे ब्रेन है, चाहे आंख है, चाहे हाथ है या पैर है। सबसे पहले जो कोविड का अटैक होता है वो सबसे पहले लंग्स के ऊपर होता है, और उसके बाद से साथ साथ बॉडी के हर ऑर्गन सिस्टम पे इसका असर पड़ता है। और एक कोविड पेशेंट की अगर सांस फूल रही है कोविड से ठीक होने के बाद, इसको हम लोग लॉन्ग कोविड कहते हैं, लंबा कोविड कहते हैं इसको। और लॉन्ग कोविड के पेशेंट्स जो हैं, इनमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम तो ये होती है कि ऐसे पेशेंट्स का खून गाढ़ा हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हार्ट अटैक होना, ब्रेन स्ट्रोक होना, फेफड़े के अंदर खून के थक्के का जमना, टांगों के अंदर खून के थक्के का जमना हम बहुत कॉमनली देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमें फाइब्रोसिस या एक्सरे में हमें कुछ नहीं दिखता, CT स्कैन में कुछ नहीं दिखता, लेकिन पेशेंट की सांस फूलती जा रही है। उसके आगे के टेस्ट करने में पता चलता है कि जो खून के अंदर की धमनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर क्लॉट जम गए हैं कोविड की वजह से। दूसरे पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कोविड बहुत सीवियर हुआ, लंग्स के अंदर ज़्यादा कोविड आ गया और उसने अपने दाग छोड़ दिए, वो एक पेशेंट्स हैं। तीसरे पेशेंट्स ऐसे हैं जिसमें कोविड की वजह से हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ हो गई। पहले जैसे शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी, कोविड के बाद वो चीज़ पकड़ में आ गई। कोविड की वजह से हार्ट का काम करना कम हो गया। कोविड इतना लंबा रहा कि पेशेंट 4 या 5 महीने तक बिस्तर पर रहे। उसके बाद शरीर इतना वीक हो गया, सारी मसल्स इतनी वीक हो गई कि थोड़ा सा चलने पे भी सांस फूलने लग जाती है। और आज भी जिन लोगों को सेकेंड वेव में सीवियर कोविड हुआ था, बहुत सारे पेशेंट्स आज भी फॉलोअप में आ रहे हैं, काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको बनी हुई है आज भी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कभी दमे की या अस्थमा की शिकायत तकलीफ कभी नहीं थी, लेकिन कोविड के बाद अभी वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उनको एस्थमा है। उनके लंग्स के जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें ऐसा व्यतीत होता है जैसे एस्थमा इनको हो गया है। तो ये बहुत कॉमनली आ रहा है। और अगर आपको कोविड हुआ था और अब आपकी सांस फूलती है तो प्लीज़ इसको अपने साथ छुपा के ना बैठें, एक चेस्ट फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करें। बहुत बेसिक टेस्ट, एक एक्सरे, एक लंग फंक्शन टेस्ट के बेसिस पे आपको आपका डायग्नोसिस मिल जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम है उसको अर्ली स्टेज में आप ठीक करें, ताकि अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसको ट्रीट करना हमेशा मुश्किल होता है। कोई भी डिजीज़ अगर आप अर्ली स्टेज में उसको जल्दी माइल्ड फॉर्म में ठीक कर देंगे, उसको ट्रीट करना हमेशा बेटर रहता है। बहुत अच्छी बात बताई कि अर्ली स्टेज पर डायग्नोस करने के तरीके बहुत अच्छे होते हैं, और लेट हो जाते हैं डॉक्टर के लिए परेशानी हो जाती है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत से लोगों को दमा, एज़मा नहीं देखा जा रहा था, लेकिन कोविड के बाद ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ बहुत हुई, जो परेशानी बहुत देखी जा रही थी। ये सारी बात आपने सर बता दी दर्शकों को। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कॉजेज़ क्या हैं इस बीमारी के, और साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो होता है एज, बढ़ती एज के साथ साथ फाइब्रोसिस ज़्यादा कॉमन होता है। दूसरा होता है सिगरेट स्मोकिंग, किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम, ये सब पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं। तीसरा होता है अगर आप कुछ ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ आपका पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा हैवी आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं उससे, आप स्टोन क्रशिंग में हैं, माइनिंग में हैं, ऐसी जगह पे हैं जहाँ कंक्रीट का काम होता है और आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने सही तरीके से मास्क नहीं लगाया, ऐसे पेशेंट्स में होता है।
बहुत कॉमनली एक कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे गठियाबाई। गठियाबाई में क्या होता है, आपके शरीर की इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देती है, तो इसकी वजह से भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है। और लेडीज़ में, फीमेल्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस का। सो मल्टीपल रीजंस है सुनील इसके, बहुत रेयरली जेनेटिक भी होता है, बट वो काफ़ी कम देखने में मिलता है। बट ज़्यादातर जो मैंने आपको कारण बताया, और अब इस लिस्ट में कोविड भी जुड़ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके कारण होते हैं। लेडीज़ में भी होता है, और लेडीज़ अक्सर इसको छुपा जाती हैं, और क्या होता है ना, बहुत टाइम तक ये पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि इसके लक्षण जो होते हैं वो दमे जैसे होते हैं। तो बहुत बार पेशेंट्स दमे का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, या नेबुलाइज कर लेते हैं, लोकल अपने केमिस्ट से, फिजिशियन से दवाई ले ली बिना टेस्ट कराए, और चीज़ पकड़ में नहीं आती है। और अंडरलाइन जो होता है वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है, और वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जब हम उसकी स्पेसिफिक दवाइयाँ नहीं देते हैं, चीज़ें बढ़ती जाती हैं, और वो फिर जब पकड़ में आता है तब तक ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका होता है। इसकी टेस्टिंग बहुत सिंपल है, सिंपल एक्सरे, सीटी स्कैन छाती का जिसमें कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं लगता। सीटी स्कैन से लोग बहुत डरते हैं कि सीटी स्कैन के लिए वो ट्यूब में घुसना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आजकल ओपन गैंट्री सीटी होते हैं, आपको जस्ट लेटना और उठ के 2 मिनट, आधे मिनट का काम हो गया है। पीएफटी, लंग फंक्शन टेस्ट, सिंपल सा मशीन में फूंक मारना है, आपके लंग्स के अंदर क्या हो रहा है हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये छोटी छोटी 2-3 चीज़ें आपके चेस्ट फिजिशियन आपको बता के, टेस्ट करके आपको बता सकते हैं कि आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस है कि नहीं। और अगर हम लक्षण की बात करें, इसके जो सबसे बड़े लक्षण हैं, एक तो है सांस का फूलना। पहले पेशेंट्स बताते हैं कि हैवी वर्क करने पे सांस फूलती है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, सिंपल वर्क करने पे, बाथरूम जाने पे, घर के बाहर मार्केट जाने पे, मंदिर जाने पे, इतने में ही सांस फूलनी शुरू हो जाती है। और दूसरा होता है कॉफ या खांसी। टिपिकली लंग फाइब्रोसिस की खांसी जो होती है वो ड्राई कॉफ होती है, यानी सूखी खांसी होती है जिसमें बलगम नहीं आती। तो अगर आपको खांसी है जो कि सूखी है, और थोड़ा सा भी चलने पर आपकी सांस फूल जाती है, आप हांफने लगते हैं, और अगर आप में से कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर है जो मैंने आपको बताया, आप स्मोकर हैं, एल्डरली हैं, आपका कुछ ऐसा एक्सपोजर है स्टोन क्रशिंग का, या आपको गठियाबाई या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अर्ली लक्षण हो सकते हैं। आज ही अपने चेस्ट फिजिशियन से मिलिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई दर्शकों आपको कि अगर कोई परेशानी है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना है, लेट नहीं होना है। और आपने कहा स्ट्रेस फैक्टर्स में वो लोग ज़्यादा आते हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं, आपने कहा ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ स्टोन क्रशिंग का वर्क है, कोई प्रिकॉशंस नहीं लेते। आपने ये भी कहा सर कि जिनको कोविड हो चुका है और उनको ऐसी परेशानी हो रही है सांस फूलने की, और थकावट सी महसूस रहती है, लिथार्जिक रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी डॉक्टर से कंसल्ट करने की बेहद ज़रूरत है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए रिस्क फैक्टर्स बहुत बड़ा माना जाता है। स्मोकिंग, आप अपने साथ जो एक सबसे खराब चीज़ कर सकते हैं वो स्मोकिंग है। सुनील, स्मोकिंग का कोई एक भी फायदा होता हो ना, तो हम पेशेंट को बोलें कि आप ठीक है, आप इसको कंटिन्यू करो। हर किस्म की बीमारी के लिए, ऐसी कोई बीमारी शायद नहीं है जिसका स्मोकिंग से कोरिलेशन नहीं है। आप किसी भी कैंसर को उठा के देख लें, आप लंग फाइब्रोसिस ले लें, आप एस्थमा ले लें, आप किसी भी सिस्टम की, आप हार्ट की बीमारियां ले लें, ब्रेन की बीमारी ले लें, किडनी की बीमारी ले लें, सबके साथ स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है। और सब दर्शकों को ये बहुत ज़रूरी है जानना, खास करके जैसे अभी पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। आप अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो बिना सिगरेट पिए दिल्ली में आपको 10 सिगरेट पीने को मिल जाती हैं। उसके ऊपर अगर आप सिगरेट पीते रहेंगे या बीड़ी पीते रहेंगे तो फिर डेफिनेटली देखिए इसमें नुकसान तो होना ही होना है। और बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, डॉक्टर साहब हम बीड़ी पी लेते हैं, हम सिगरेट नहीं पीते क्योंकि सिगरेट ज़्यादा खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें इक्वली ख़राब है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे सिगरेट है, चाहे हुक्का है। और ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ कंपाउंड करेंगी, आपको परेशान करेंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्मोक करते हैं तो ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस ही नहीं, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म के कैंसर, हर गंदी से गंदी बीमारी का रिस्क फैक्टर है। और प्लीज़ अगर आप स्मोक करते हैं तो इसको आज ही छोड़िए। बिल्कुल, देखो डॉक्टर साहब इस मंच से आप लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग स्मोकिंग करते हैं दर्शकों तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। सर ने कहा कि स्मोकिंग के सारी अगर देखी जाए तो बुराइयां हैं, कोई अच्छाइयां निकल कर नहीं आती हैं, और हर बीमारी को निमंत्रण स्मोकिंग देती है। तो प्लीज़ जो लोग करते हैं वो आज ही छोड़ दें। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, आपने ये सारी बात बता दी बहुत अच्छे से दर्शकों को। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डायग्नोस करने का तरीका क्या है। अगर किसी को पता पड़ जाए कि आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, लंग्स की समस्या है, सांस संबंधित, तो उसको डायग्नोस किस प्रकार से किया जाता है? बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं। सबसे पहला एक बेसिक छाती का एक्सरे। छाती के जो सीटी स्कैन होते हैं, ज़्यादातर में हमें कॉन्ट्रास्ट नहीं देना पड़ता, इसको हम HRCT चेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपको छाती का एक सीटी स्कैन कराना होता है और उसमें पूरी सांस रोक के, सांस छोड़ के, अलग अलग किस्म से हम लोग सीटी स्कैन करते हैं। और ये आजकल करने में किसी भी अच्छे सेंटर पे हार्डली 1 से 2 मिनट लगते हैं। तीसरा जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो फूंक मारने का टेस्ट होता है, जिसको हम लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं। ये हमें लंग की पावर बताता है। जैसे अगर आपको किसी को चश्मा देना है तो आप पहले आँख का नंबर चेक करते हैं,
सिमिलरली हम लंग्स की पावर चेक करते हैं, ये हम PFT से करते हैं, जिससे हमें एक नंबर मिल जाता है। और जब हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, हम इस नंबर को हर 3 से 6 महीने पे टेस्ट करके देखते रहते हैं कि ये कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। और इस टेस्ट को करने में कोई तकलीफ नहीं होती है, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता, इसमें कोई पेन नहीं होती, सिर्फ एक ट्यूब के अंदर आपको ज़ोर से फूंक मारनी होती है। एक बार हमें CT स्कैन से और PFT से 99% ऑफ द टाइम्स हमें आपका डायग्नोसिस पता चल जाता है कि ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। उसके बाद हम लोग कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट कराते हैं जानने के लिए कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस का कारण क्या हुआ। जैसे कुछ कारण जो मैंने आपको बताए, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण पल्मोनरी फाइब्रोसिस का जो दिल्ली NCR में है वो है कबूतर। तो कबूतर, ये मैं पहले बताना भूल गया सुनील, कबूतर जो कि बहुत कॉमनली दिल्ली NCR में है, खासकर हमारे ईस्ट दिल्ली में कबूतर बहुत ज़्यादा है। और हम लोग धार्मिक कारण की वजह से कबूतरों को दाना डालते हैं, या बालकनी में आके कबूतर बैठते हैं तो हम लोग उड़ाते नहीं हैं फॉर ना कि पक्षी है, हम पानी डालते हैं। लेकिन कबूतर देखा गया है कि एक बहुत बड़ा रीज़न है पल्मोनरी फाइब्रोसिस का, लंग फाइब्रोसिस का। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है दिल्ली NCR में, खासकर ईस्ट दिल्ली में लंग फाइब्रोसिस का। और पेशेंट को बड़ी हैरानी होती है जान के कि वो ब्लड टेस्ट करवाने के बाद हम लोग ये प्रूव करके दिखा दें कि भाई आपको ये जो एलर्जी है ये कबूतर की वजह से हुई है। सो पहले बेसिक टेस्ट जो है वो आपके CT स्कैन और PFT लंग फंक्शन टेस्ट, उसके बाद फिर हम लोग स्पेसिफिक कारण ढूंढने के लिए कि आपको गठिया की वजह से तो नहीं हुआ, कबूतर की वजह से तो नहीं हुआ, उसके लिए फिर हम लोग कुछ खून की जांचें कराते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई, शायद लोगों को पता नहीं होगी। जब बहुत से लोग कबूतर को दाना डालते हैं, आपने बिल्कुल कहा धार्मिक है और कहते हैं कि इससे ग्रह नक्षत्र आपके उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, आप लोग कीजिए, लेकिन प्रिकॉशंस आप लोगों को लेने हैं। सर, ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है लंग्स फाइब्रोसिस का? ILD या लंग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट अगर अर्ली स्टेज पे कर दिया जाए तो हमारे पास इसको ट्रीट करना बड़ा अच्छा होता है, आउटकम्स अच्छे रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट्स बहुत लेट आते हैं, बहुत सालों तक तो लोकल केमिस्ट से या रिश्तेदारों से फ़ोन पे पूछ के इलाज चलता रहता है। जब तक एक्चुअली डायग्नोसिस बनता है ILD करना, तब तक प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। सो अर्ली स्टेजेस में अगर पेशेंट हमारे पास आए, सबसे ज़रूरी होता है कि जिस कारण की वजह से ILD हुआ है या पल्मोनरी फाइब्रोसिस है उसको हटाएं। जैसे कि अगर कबूतर की हिस्ट्री है तो कबूतर से दूर हो जाए, काफ़ी हद तक उसी से आराम मिल जाएगा। अगर आपको गठियाबाई की प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको फाइब्रोसिस हो रहा है, उसका इलाज सही से कराएंगे तो गठियाबाई की वजह से जो फाइब्रोसिस हो रहा है वो होना कम हो जाएगा। आप स्मोकर हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे स्टोन क्रशिंग हो रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, जहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं, उस एरिया में आप जाना अवॉइड करें। कपड़ों की जो कतरन होती है वो, उसकी वजह से लंग फाइब्रोसिस बहुत कॉमन होता है। तो हमारे यहाँ ईस्ट दिल्ली में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ कपड़े का काम होता है, हमारे पास बहुत से लोग वहाँ से भी आते हैं। तो उन लोगों को अगर हम उस एनवायरनमेंट से दूर कर दें सुनील, तो काफ़ी पेशेंट्स में आराम आना शुरू हो जाता है। दूसरा, कुछ पेशेंट्स में हमें इसमें स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं। स्टीरॉइड्स इसमें लंबे टाइम तक चलते हैं, तो हमें स्टीरॉइड्स के, क्योंकि हमें पता है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो हमें स्टीरॉइड्स जब भी हम किसी पेशेंट को देते हैं, हम साथ साथ उसका शुगर, BP, हड्डियों की ताकत, ये सब बार बार चेक करते रहते हैं कि स्टीरॉइड के कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। और स्टीरॉइड्स के अलावा कुछ ऐसी नई दवाइयाँ आ गई हैं आजकल जो कि स्टीरॉइड्स की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको स्टीरॉइड्स के बदले हम दूसरी दवाइयों को दे सकते हैं। वो स्टीरॉइड्स जितनी ही कारगर होती हैं लेकिन उनमें स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट नहीं होते। और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं स्पेसिफिकली जो लंग के फाइब्रोसिस को कम करती हैं, परफेनिडॉन, निंटेडाइनेब, ये कुछ नई दवाइयाँ आई हैं, ये भी हम लोग दे रहे हैं और पेशेंट्स में अच्छा रिजल्ट है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें ये दवाइयाँ, पेशेंट इतना लेट हमारे पास आता है कि ये दवाइयाँ देने का कोई मतलब नहीं बचता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें ऑक्सीजन ही देनी पड़ती है। और अगर डिजीज़ काफ़ी एडवांस हो जाए तो हमें लंग ट्रांसप्लांट तक के लिए सोचना पड़ता है। और बहुत सारे हमारे लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट्स हैं जहाँ पे हमें ट्रांसप्लांट तक पेशेंट का करवाना पड़ा है। ट्रांसप्लांट बहुत एक्सपेंसिव होता है ना सर? एक्सपेंसिव भी है और नॉर्थ इंडिया में अभी प्रॉपर तरीके से अवेलेबल भी नहीं है, तो पेशेंट्स को चेन्नई या हैदराबाद भेजना पड़ता है। वहाँ पे फैमिली को पहले जाके 6 से 7 महीने ट्रांसप्लांट से पहले जाके वहाँ वेट करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद भी आप मान के चलें कि ऑन एन एवरेज इसका जो खर्चा होता है वो 60 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का है, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट सेटअप में कहीं पे भी फिक्स्ड हमारे पास ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। एम्स दिल्ली ट्राई कर रहा है बट अभी बहुत प्रीमेच्योर है, अभी बहुत अर्ली है कह पाना। बहुत मुश्किल हो जाती है अगर कोई प्रॉब्लम्स ऐसे हो जाती हैं। अगला सवाल सर मैं आपसे करना चाहता हूँ, अपना, क्योंकि अधिकतर लोगों को कोविड हो चुका है, अपने चेस्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमको क्या करना है? अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाई प्रोटीन डाइट। स्मोक करते हैं, स्मोकिंग छोड़िए, बंद करिए, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। दिल्ली बहुत पोल्यूटेड सिटी है, कोविड ने हम सबको मास्क लगाना सिखा दिया है। मास्क सिर्फ आपको कोविड से नहीं बचाता, आपका N95 मास्क आपको पोल्यूशन से भी बचाता है। इस आदत को मत छोड़िए। ये जो मास्क की आदत है, ये मास्क की आदत आपके लंग्स को बहुत हेल्दी रखेगी
और लास्ट ईयर अगर हम सुनील देखें तो लास्ट ईयर जो था हमारे जो दमा के पेशेंट्स थे, क्योंकि सबने मास्क लगाया हुआ था कोविड की वजह से, तो दमा के अटैक के पेशेंट्स आते ही नहीं थे। इस साल से जैसे ही ये मौसम थोड़ा ह्यूमिड हुआ, गर्मी आई, लोगों ने मास्क उतार दिए, तो फिर से दमे के अटैक होने शुरू हो गए। और पेशेंट्स आके पूछते हैं डॉक्टर साहब लास्ट 2 साल तो बड़े अच्छे रहे, कोई अटैक हुआ ही नहीं। वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने मास्क लगाया हुआ था डर के मारे। तो वो डरना कहीं ज़रूरी है, और बिल्कुल तो मास्क लगा के रखिए। आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्जुन, आप हमारे इस मंच पर आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, हमको समय दिया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को समय दिया, दर्शकों को बताया। चलते चलते दर्शकों से आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ उनको नटशेल में समझाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। लंग हेल्थ बहुत ज़रूरी है, फेफड़ों की अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। बहुत सिंपल तरीके हैं, मास्क लगाना, सिगरेट नहीं पीना, अगर ये कर लिया तो 90% काम हो गया। स्मोकिंग, क्योंकि आज हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं सुनील, और किसी भी लंग डिजीज़ के लिए, खासकर पल्मोनरी फाइब्रोसिस या कोई भी और लंग डिजीज़ के लिए सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग है। मैं जानता हूँ स्मोकिंग छोड़ना आसान नहीं होता। जब आप सिगरेट छोड़ते हैं आपको बॉडी को आदत होती है, आपकी बॉडी ट्रेम्बल करती है, लत जो होती है या जो तलब उठती है सिगरेट स्मोकिंग की, वो परेशान करती है। लेकिन बहुत अच्छे उपाय हैं आजकल जिससे हम आपको हेल्प कर सकते हैं, जिससे स्मोकिंग से आपको हम जल्दी निजात दिला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में ज़रूर सोचिए। हम बहुत पोल्यूटेड गंदी एयर को झेल रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, उसके ऊपर अगर हम अपने लंग्स को और डैमेज करते रहेंगे स्मोकिंग से, तो फिर प्रॉब्लम बनेगी ही बनेगी। तो देखा आपने, डॉक्टर अर्जुन खन्ना जी ने आपको बताया और समझाया कि लंग फाइब्रोसिस कितना डेंजरस है हम सब लोगों के लिए। और सर ने बहुत बड़ी बात की कि हम लोग एनसीआर में रहते हैं, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स वैसे ही खराब रहता है, PM 2.5 की वजह से बहुत सारी परेशानियां हमको सांस संबंधित होती हैं। इसलिए डॉक्टर साहब ने आपसे कहा कि तुरंत अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं, कोई भी आप करते हैं, चाहे स्मोकिंग में आप सिगरेट लेते हैं, बीड़ी लेते हैं, हुक्का कुछ भी है, तो तुरंत उसको छोड़ दीजिए। वो आपकी सेहत के लिए, आपकी लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और सर ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और उसके बाद अगर कोई परेशानी चेस्ट बन की है, सांस फूलती है, तो तुरंत किसी डॉक्टर से परामर्श करना है, टेस्ट कराने हैं और तुरंत उपचार शुरू करना है, क्योंकि देरी हो जाने पर समय हाथ से निकल जाता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।